हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज देखिए हम लोग एविडेंस एक्ट में अध्याय 5 देखेंगे जो कि दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में बात करता है और जिसका प्रावधान सेक्शन 61 से लेकर 90A तक, कैपिटल ए तक किया गया है। इसके संबंध में ऑलरेडी हमने एक वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, कौन से सेक्शंस आपको इसमें पढ़ने हैं और कौन से इम्पोर्टेंट हैं और किस सेक्शन को आपको छोड़ देना है। ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके कौन से सेक्शन इसमें इम्पोर्टेंट होंगे उसके विषय में मैंने ऑलरेडी इससे पहले आपको वीडियो दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो न देखी हो तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो पहले आप देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा है? तो कौन सा माना जाता है? दस्तावेजी साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुसूत साक्ष्य, पारिस्थितिक साक्ष्य। तो कौन सा है? दस्तावेजी साक्ष्य। आपको ये पता होगा कि जो सबसे अच्छा साक्ष्य क्या है? दस्तावेज। जो दस्तावेज सहित आप लेके जाते हैं वो भी मूल कॉपी, ठीक है, तो वो चीज़ सबसे अच्छा साक्ष्य माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए लिखा हुआ है कि दस्तावेजी साक्ष्य को सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में माना जाता है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अनुसार इसे प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है, जिसके अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया स्वयं दस्तावेज ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? तो कौन सी है? सेक्शन 62। ठीक है, इसके विषय में हमने आपको बताया था। यूपी एपीओ में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक साक्ष्य से क्या प्रेरित है? तो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया दस्तावेज, दस्तावेज का प्रत्येक भाग, दस्तावेज का प्रत्येक प्रतिलेख, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही है? उपयुक्त सभी सही होगा। देखिए यूपी एपीओ में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न साक्ष्य में कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपको प्राथमिक साक्ष्य बताना है कि कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है। मूल से तैयार की गई प्रति, मूल से तुलना की गई प्रति, किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया है, किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है। तो ऑप्शन डी आपका, किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, ये क्या है? द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। ये क्या है? प्राथमिक साक्ष्य है। देखिए पहले में प्रति है, दूसरे में प्रति है, ठीक है, और तीसरे में है किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया। तो ये तीनों आपका द्वितीयक साक्ष्य हो जाएंगे। हमने आपसे कहा था प्रति जब आएगा तो समझ लीजिए कि द्वितीयक साक्ष्य ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ की कोई मूल दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। बिल्कुल सही है। हमने आपसे बताया था कि कोई मूल दस्तावेज है और उसको कई मूल प्रतियों में बनाया गया। ध्यान रखिए यहाँ मूल प्रति की बात की जा रही है, तो उनमें से कोई भी एक प्रति को आप दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मूल विक्रय पत्र की 4 छायाचित्र एक ही यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए। क्या यह कहना सच है कि प्रत्येक छायाचित्र दूसरे छायाचित्र की विषय वस्तु की प्राथमिक साक्ष्य है? प्रत्येक छायाचित्र मूल विक्रय पत्र की प्राथमिक साक्ष्य है? ऐसा कोई भी छायाचित्र किसी का भी प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। और डी है, उपरोक्त में कोई भी कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही है? ऐसा कोई भी छायाचित्र किसी का भी प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है? कमिश्नर ने रिपोर्ट तैयार कर उस पर हस्ताक्षर किए, मूल मेडिकल प्रमाण पत्र से तैयार की गई प्रति, वसीयत की छाया प्रति,
एक फोटोग्राफ को दूसरी फोटो से बड़ा करना। तो कौन है? कमिश्नर ने रिपोर्ट तैयार कर उस पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए यह प्राथमिक साक्ष्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहां एक विनिमय पत्र को 5 सेट में तैयार किया जाता है, उनमें से कितनों को साबित करना आवश्यक है? तो किसी एक को कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 5 सेट में तैयार है तो उसमें से एक को साबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहां की अनेक दस्तावेजों को एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक क्या होगा? शेष सबकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है, प्राथमिक साक्ष्य है, प्रत्यक्ष साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य है। क्या होगा? प्राथमिक साक्ष्य होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि जो आप दस्तावेज को बना रहे हैं वो एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बना रहे हैं, एक ही रूप में आप बना रहे हैं, इसलिए यह प्राथमिक साक्ष्य होगा। ये देखिए यूपी एपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य क्या नहीं है? क्या नहीं है पूछा जा रहा है। तो मुद्रण द्वारा तैयार दस्तावेज, शिला मुद्रण द्वारा तैयार दस्तावेज, फोटो चित्रण द्वारा तैयार दस्तावेज, सामान्य मूल्य की प्रतियां। तो कौन सा नहीं है? सामान्य मूल्य की प्रतियां, ये प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 किससे संबंधित है? तो यह दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का साक्ष्य इसी से संबंधित है। मैंने आपसे बताया था कि इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, किस सेक्शन में क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अच्छा सॉरी ये 63 पूछा जा रहा है। ठीक है, 63 किससे संबंधित है? तो यह द्वितीय साक्ष्य से संबंधित है। सॉरी हाँ, ठीक है, 63 द्वितीय साक्ष्य से संबंधित है, 62 प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक प्रक्रिया से मौलिक से प्रतिलिपि का बनाना, मौलिक से प्रतिलिपि बनाना या तुलनात्मक तरीके से बनाना, किसी दस्तावेज का मौखिक वचन उस व्यक्ति के द्वारा जिसने उस दस्तावेज को देखा है, और लास्ट फोटो चित्र का मौखिक वाचन। तो कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? फोटो चित्र का मौखिक वाचन, ये नहीं है। ये 63 में बताया गया है, सेक्शन 63 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भवन का फोटोग्राफ क्या है? ये द्वितीयक साक्ष्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट क्या है? प्राथमिक साक्ष्य तथा इसकी अंतर्वस्तु बिना किसी सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य है। दूसरा, द्वितीयक साक्ष्य तथा इसकी अंतर्वस्तु साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी उचित सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। न प्राथमिक साक्ष्य है न ही द्वितीयक साक्ष्य, और लास्ट है कोई साक्ष्य नहीं। तो क्या है? द्वितीयक साक्ष्य होगा। ठीक है, तथा इसकी अंतर्वस्तु साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी उचित सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। क्यों होगा द्वितीयक साक्ष्य? क्योंकि हमने आपको बताया था जो न्यूज़पेपर होता है उसमें पहले न्यूज़ कहीं से पता चलती है। ठीक है, उसके बाद वो पेपर में जाता है, छपता है, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक साक्ष्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक प्रमाणित प्रतिलिपि पर तैयार की गई और उसके साथ तुलना की गई प्रतिलिपि, किसी दस्तावेज का संपूर्ण अनुवाद, किसी ने ऐसे व्यक्ति द्वारा उस दस्तावेज को पढ़ते सुना, उसकी अंतर्वस्तु का दिया गया मौखिक ब्यौरा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, यही सही नहीं होगा, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां क्या है? द्वितीयक साक्ष्य है। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य है। दस्तावेजों की प्रतिलेख द्वितीयक साक्ष्य है। शिलालेख यही द्वितीयक साक्ष्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? प्रमाणित प्रतिलिपि, ठीक है, यह है जहां कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
फिर है मूल से तैयार की गई प्रतिलिपियाँ, मूल से परितुलित या तुलना की गई प्रतिलिपियाँ। तो कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन बी, जहाँ कई अभिलेख एक समान ही प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। यूपी एपीओ में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस के अंतर्गत किसी पत्र की वह प्रति जिसकी जांच उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई हो जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, वह क्या होगा? प्राथमिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य नहीं। तो क्या होगा? द्वितीयक साक्ष्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम मूलभूत नहीं है? सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए, सही। साक्ष्य विवाद विषयों तक सीमित रहना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, गलत। अनुसूचित साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, सही। तो ऑप्शन सी आपका मूलभूत नहीं है, प्राथमिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जानी चाहिए? तो कौन सी धारा है? 64 यह प्रावधान करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में द्वितीयक साक्ष्य अनुज्ञेय नहीं है? जहां मूल दस्तावेज की अन्य की शक्ति तथा कब्जे में है वहां दिया जाएगा, जहां मूल दस्तावेज नष्ट हो गया है या खो गया है यहाँ भी दिया जाएगा, जहां मूल दस्तावेज सम्यक रूप से अनुप्रमाणित नहीं है, और लास्ट है जहां मूल दस्तावेज आसानी से नहीं हटाया जा सकता यहाँ भी दिया जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन, जहां मूल दस्तावेज सम्यक रूप से अनुप्रमाणित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? तो कौन करती है? 65 कहती है, ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्न में से कब नहीं दिया जा सकता? कब आप द्वितीयक साक्ष्य नहीं दे सकते? चलिए देखते हैं। जबकि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या शक्त्याधीन है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना है, तब आप दे सकते हैं। जब उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार किसी युक्तियुक्त कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता है, तब दे सकते हैं आप। जबकि मूल एक निजी दस्तावेज है तथा उस पक्षकार के कब्जे में है जो उसकी अंतर्वस्तु को प्रमाणित करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ नहीं दे सकते आप, बाकी में आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता? कब नहीं दिया जा सकता? जबकि यह दर्शित किया जाए कि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में है जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना है, ठीक है, तब दे सकते हैं। जबकि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में हो जो उसे साबित करना चाहता हो, यहाँ आप नहीं देंगे। और आगे देख लेते हैं। जबकि मूल उस व्यक्ति की उपेक्षा या व्यतिक्रम के बिना जो उसे साबित करना चाहता है खो गया है, यहाँ आप दे सकते हैं। जबकि मूल इस प्रकृति का है कि आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तब भी आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी होगा, जबकि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में हो जो उसे साबित करना चाहता हो। जब उसी के कब्जे में है मूल, तो वो द्वितीयक साक्ष्य क्यों देगा? तो उसे प्राथमिक साक्ष्य ही साबित करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा? जबकि मूल दस्तावेज एक लोक दस्तावेज है, ठीक है, मूल नष्ट हो गया है, मूल अग्राह्य पाया गया है, ठीक है, मूल को आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी, मूल अग्राह्य पाया गया है, तो द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विशेष प्रावधान दिया गया है? तो किस में है? 65A में दिया गया है, ठीक है, 65A। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के मौखिक स्वीकृति की अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है। कारण है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान कथन
स्वीकृति होती हैं। तो ए आपका गलत है और कारण आपका सही है, आर सही है। तो देखिए यहाँ जब एक शब्द लगा है आपका, हमने आपसे कहा था कि जब यह लग जाए हमेशा या केवल या सदैव, तब वो चीज़ें, वो सेंटेंस लगभग गलत होती हैं। यहाँ हमेशा सुसंगत होती है। तो ये कथन जो आपका ये गलत है, कारण आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित सबूत के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया है? तो किस में जोड़ा गया है? 65A जोड़ा गया है और 65B जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत का दस्तावेज एवं साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने की शर्तों का वर्णन किस धारा में है? तो किस में है? 65B सब क्लॉज 2 में दिया गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की निम्न धाराओं में किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 92 तथा अनुसूची सेकंड के द्वारा जोड़ा गया है? किसको जोड़ा गया है? 65B को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तुओं को साबित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम सही नहीं है? कौन सा नहीं सही है? इसके साथ कथन अंतर्विष्ट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, पहला। दूसरा, कथन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो संबंधित उत्तरदायी पदी स्थिति पर अध्यासी हो। और थर्ड, इसे व्युत्पन्न करने वाले उपकरण की विशिष्टियां देना आवश्यक नहीं है। और लास्ट, यह पर्याप्त है कि कथन प्रमाणित करने वाले व्यक्ति ने ऐसा अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में किया है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, इसे व्युत्पन्न करने वाले उपकरण की विशिष्टियां देना आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोबाइल कॉल्स की कॉल डिटेल रिपोर्ट को सिद्ध करने के लिए किस धारा की दशा की संतुष्टि होनी चाहिए? तो किसकी होनी चाहिए? 65B साक्ष्य अधिनियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एविडेंस की धाराओं में से निम्न किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता को बताया गया? मैंने बताया 65B में है प्रावधान। वादकालीन भरण पोषण के दावे की एक वाद में पति स्थायी रूप से अमेरिका का निवासी है। क्या उसका बयान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा अभिलिखित करने की अनुमति दी जा सकती है? पहला हाँ, दूसरा हाँ परंतु इसे दूसरे सक्षम साक्षी के द्वारा साबित किया जाना होगा। तीसरा, कदापि नहीं। चौथा है, असाधारण मामलों में न्यायालय पर्याप्त कारणों को लिपिबद्ध कर उसकी अनुमति प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन डी, असाधारण मामलों में न्यायालय पर्याप्त कारणों को लिपिबद्ध कर उसकी अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अनुसार एक दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? तो किस में दिया गया है? 65D। ठीक है, 65D में दिया गया है, जिसको घ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी हस्ताक्षर का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का नियत किया गया अभिकथित किया जाता है तो इस तथ्य को साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा अंकीय हस्ताक्षरकर्ता का ही अंकीय हस्ताक्षर है सिवाय सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के। ये हमने आपको बताया था। ये कहाँ प्रावधान है? 67A में बताया गया है। ठीक है, सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर को छोड़कर यहाँ बताया गया है कि 67A क्या कहता है? सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर नियत है साबित करना होगा। ठीक है, यहाँ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में अंकीय हस्ताक्षरों को साबित करना आवश्यक नहीं है? कब नहीं है? सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर के मामले में यदि हस्ताक्षरकर्ता का अंकीय हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर लगाया जाना अभिकथित किया गया हो, उन सभी मामलों में जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए हैं उपरोक्त सभी, तो किस में आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन बी,
यदि हस्ताक्षरकर्ता का अंकी हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर लगाया जाना अभिकथित किया गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दस्तावेज जिसका प्रमाणित होना विधि द्वारा अनिवार्य है प्रमाणित किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत केवल कितने लगेंगे? दोनों में से कम एक प्रमाणित करने वाले साक्षी को बुलाकर। ठीक है, ऑप्शन बी हमने बताया था आपको। ठीक है, ये कहाँ है? ये 68 सेक्शन 68 में ये चीज़ें बताई गई कि एक राष्ट्रीय बिल का निष्पादन सिद्ध करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राष्ट्रीय बिल का निष्पादन सिद्ध करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को लाना आवश्यक होगा। ठीक है, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्तावेज को साबित करने के लिए कब अनुप्रमाणित साक्षी बुलाना आवश्यक नहीं है? जब वह दस्तावेज वसीयत न हो, जबकि दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो। ए बी दोनों ठीक हैं, ए बी दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों सही है कि जब वह दस्तावेज वसीयत नहीं है और जब दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसके लिए अनुप्रमाणन आवश्यक नहीं है साबित किया जा सकता है। कैसे? कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाकर। दूसरा है दोनों ही अनुप्रमाणक साक्षियों को बुलाना होगा। तीसरा है दस्तावेज साबित नहीं किया जा सकता। और चौथा है बिना अनुप्रमाणक साक्षियों को बुलाए। तो ऑप्शन डी आपका ये सही होगा कि बिना अनुप्रमाणक साक्षियों को बुलाए ही अनुप्रमाणन आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसके लिए अनुप्रमाणन आवश्यक नहीं है साबित किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केस में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? तो किस में दी गई थी? मुंबई राज्य बनाम काटी कालू के वाद में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकीय चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? यह कि वह स्वयं न्यायालय में हस्ताक्षर की पहचान करता है। दूसरा, हस्ताक्षर की पहचान कोई अन्य व्यक्ति करता है। ठीक है, न्यायालय यह निर्देशित कर सकता है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अंकी चिन्ह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। और लास्ट है, ऐसा अंकी चिन्ह न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई में ग्राह्य नहीं है। तो कौन सा सही होगा कि न्यायालय यह निर्देशित कर सकता है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अंकी चिन्ह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक दस्तावेज वर्णित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में? 74 में वर्णित है। निम्न में से कौन सा एक लोक दस्तावेज है? कौन है? तो वादपत्र, लिखित कथन, धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? मैंने आपको बताया था सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर क्या है? एक लोक दस्तावेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज है? जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों के अभिलेख हैं, जो किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख हैं, जो शासकीय निकायों के कार्यों के अभिलेख हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है? सक्षम अधिकारी द्वारा वस्तुओं की कीमत निर्धारण आदेश, सर्च वारंट जारी करने का आदेश, जिलाधीश द्वारा फसल काटने की रिपोर्ट, किसी वाद में प्रस्तुत दावा या जवाब दावा। तो कौन सा है? किसी वाद में प्रस्तुत दावा या जवाब दावा लोक दस्तावेज नहीं है। ठीक है, दावा मतलब वाद पत्र हो गया या लिखित कथन जो है वो लोक दस्तावेज नहीं होता। ये हमने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एविडेंस के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है या लोक दस्तावेज नहीं है? न्यायालय का निर्णय है, गिरफ्तारी वारंट ये भी है, वसीयत ये भी है, शपथ पत्र ये नहीं है। शपथ पत्र जिसे कहेंगे एफिडेविट ये नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के कार्यों का दस्तावेज, शासकीय निकाय के कार्यों का दस्तावेज, भारत के लोक अधिकारी के कार्यों का दस्तावेज, एक शैक्षिक संस्था के किसी कर्मचारी के कार्यों का दस्तावेज। तो लोक दस्तावेज कौन सा नहीं है? तो एक शैक्षिक संस्था के किसी कर्मचारी के कार्यों का दस्तावेज, ये लोक दस्तावेज नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों जो हैं वो लोक दस्तावेज हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लोक दस्तावेज नहीं है? एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा, एक पंजीकृत विक्रय विलेख, एक उच्च न्यायालय का निर्णय, एक सिविल न्यायाधीश का निर्णय। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा, ये लोक दस्तावेज नहीं। बाकी तीनों लोक दस्तावेज हैं। ठीक है, चलिए देखिए यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिलेख, एक शव परीक्षण रिपोर्ट, एक प्राइवेट वक्फ विलेख, लास्ट घटना स्थल निरीक्षण के नक्शे तथा ज्ञापन पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टियाँ। तो ऑप्शन डी आपका लोक दस्तावेज नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सार्वजनिक या लोक दस्तावेज नहीं है? विदेश के कार्यों का रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज, न्यायालय का रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज, गणराज्य का रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज, एक राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित वसीयतनामा के रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, एक राज्य के राज्यपाल द्वारा लिखित वसीयतनामा के रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है? मतदाता सूची, पुलिस डायरी, सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर और वे सभी। तो ये सभी आपके लोक दस्तावेज हैं। ये देखिए एपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस के अधीन किसी लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। कैसे साबित करेंगे? मौखिक साक्ष्य के द्वारा, दस्तावेज को देने वाले के शपथ पत्र द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा और उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो सी, ऑप्शन सी, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा आप लोक दस्तावेज को साबित करेंगे। ये कहाँ बताया गया? कहाँ बताया गया? 76 में बताया गया। लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, इसके विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को प्रमाणित किए जाने हेतु मूल दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उस दस्तावेज का छायाचित्र द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य है। उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि का छायाचित्र भी साक्ष्य में ग्राह्य है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी, उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस की किस धारा में प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा दी गई? तो किस में है? 79 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हमने आपको बताया था और 79 से ही हमने प्रिजम्पशन बताया था कि कैसे कैसे आप बांटेंगे, शैल प्रिज्यूम में कौन आएगा और मे प्रिज्यूम में कौन आएगा। ये सभी चीज़ें हमने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो इससे पहले जो मैंने आपको बताया है कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वो वीडियो मिल जाएगी। पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बाद में सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस के अधीन तथ्य की अवधारणा क्या है? तर्क, मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है। दूसरा है विधि के प्रावधानों पर आधारित है। तीसरा वह होती है जिसकी न्यायालय उपेक्षा नहीं कर सकता। और लास्ट है कि स्थिति निश्चित एवं समरूप होती है। तो क्या सही है? पहला, तर्क, मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति विधि पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस की धारा 81 यह उपबंध करती है कि प्रत्येक दस्तावेज जो सरकारी गजट होना तात्पर्य है की मौलिकता न्यायालय द्वारा उपधारित की जानी चाहिए। इसका यह अर्थ है कि न्यायालय को उसे ना साबित करने हेतु किसी साक्ष्य की अनुमति नहीं देनी चाहिए। न्यायालय उसे साबित करने के लिए कह सकता है। न्यायालय यदि उचित समझे तब उसकी मौलिकता को सिद्ध मान सकती है। और लास्ट है, न्यायालय को उसकी मौलिकता सिद्ध ही माननी चाहिए जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दी जाती है। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी आपका सही है कि न्यायालय को उसकी मौलिकता सिद्ध हुई माननी चाहिए जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा का उपबंध है? तो किस में है? 81A में किया गया है। ठीक है, चलिए 81 में क्या है? राजपत्रों समाचार पत्रों के बारे में उदाहरण है। हमने बताया था दो दो पत्र आएंगे तो 81 होगा, सिर्फ एक राजपत्र आएगा तो 81A होगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र होगा वहाँ 81A में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस की धारा 82 लागू होती है, किस पे लागू होती है? विभागीय कार्रवाइयों को, आयकर कार्रवाइयों को, अधिकरणों को और उपरोक्त में से किसी को नहीं, तो अधिकरणों को लागू हो गई, ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्तारनामा से संबंधित उपधारणा है, क्या है? विधि की खंडनीय उपधारणा है। ठीक है, शैल हो चाहे में हो तो वो खंडित तो होगा ही, तो विधि की खंडनीय उपधारणा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्तारनामा है कहाँ? तो मुख्तारनामा का प्रावधान सेक्शन 85 में किया गया है। किस में किया गया है? सेक्शन 85 में मुख्तारनामा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एविडेंस की धारा 85A के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किस प्रकार के करार की उपधारणा की जा सकेगी? लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक या कोई नहीं? तो कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक करार है। 85A क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपधारणा कर सकता है का उदाहरण है? कौन है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में उपधारणा, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के संबंध में उपधारणा, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के संबंध में उपधारणा, इलेक्ट्रॉनिक करारों के संबंध में उपधारणा। तो इसमें से कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के संबंध में उपधारणा। कहाँ बताया गया है? 88A में बताया गया है। ठीक है, कहाँ पर? 88A में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा। और 88 क्या है? तार संदेशों के बारे में उपधारणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रियाओं तथा CPC की धारा 89 से संबंधित विधि घोषित की गई है, किसमें? ये ऑप्शन बी होगा, एफक्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन बर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में ये विधि घोषित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एविडेंस की धारा 90 लागू होती है, किस पे? वसीयती, अवसीयती, वसीयती एवं अवसीयती दोनों, कोई नहीं? तो ये ऑप्शन सी होगा, वसीयती एवं अवसीयती दोनों पर लागू होती है, सेक्शन 90। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत वसीयत के लिए 30 वर्ष की समयावधि का प्रारंभ होता है। कब से शुरू होता है 30 वर्ष? तो वसीयत की तिथि से, वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से, वसीयत के पंजीकरण की तिथि से, यदि वह पंजीकृत हो, जब वसीयत के लिए स्टाम्प क्रय किए गए हैं तब से। तो कब होगा? वसीयत की तिथि से लागू होगा। ठीक है, प्रारंभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराना है के निम्नलिखित में से दस्तावेज के किस भाग के बारे में न्यायालय द्वारा सत्य होने की उपधारणा नहीं की जाती है? हस्ताक्षर, दिनांक, हस्तलेख, अंतर्वस्तु। किसके बारे में उपधारणा नहीं की जाएगी? तो अंतर्वस्तु के बारे में उपधारणा नहीं की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दस्तावेज क द्वारा लिखित होना कहा जाता है वह दस्तावेज उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया है अगर उस दस्तावेज का 30, 15, 20, 12 वर्ष पुराना होना तात्पर्य या साबित किया गया है तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह क के हस्तलेख में है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 30 वर्ष। ठीक है, कहाँ बताया गया है? तो सेक्शन 90 में बताया गया है। 30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 वर्ष पुरानी एक प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शर्तें पूरी करती हों उसके संबंध में न्यायालय क्या करेगा? अवधारणा करेगा। अवधारणा कर सकेगा, अवधारणा नहीं करेगा, उसमें कोई नहीं। तो क्या करेगा? अवधारणा कर सकेगा। ठीक है, अवधारणा मतलब उपधारणा कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी दस्तावेज को स्वयं सिद्ध होने के लिए कितने कालावधि पूर्व निष्पादित किया जाना चाहिए? तो कितना है? 10, 30, 40, 20, कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्ष्य विधि के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में यह उपधारणा करने हेतु कि उस अभिलेख पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो किसी विशिष्ट व्यक्ति का होना तात्पर्य है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, अभिलेख होना चाहिए जो कितना हो? 30 वर्ष पुराना, 6 वर्ष पुराना, 5 वर्ष पुराना, 10 वर्ष पुराना। तो कितना होना चाहिए? 5 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ किया गया प्रावधान? 90A में कहा गया है 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये। कोई 30 वर्ष पुराना दस्तावेज जो उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत हुआ है का सम्यक निष्पादन क्या होगा? तथ्यात्मक उपधारणा, खंडनीय वैधानिक उपधारणा, अखंडनीय वैधानिक उपधारणा, तथ्यात्मक एवं वैधानिक दोनों तरह की उपधारणा। तो क्या होगा? तथ्यात्मक उपधारणा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मे प्रिज्यूम में क्या होता है, शैल प्रिज्यूम में क्या होता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ में क्या होता है, ये हमने पूरा पढ़ाया है आपको। अगर वीडियो ना देखी हो आपने तो प्लेलिस्ट में वीडियो हो, ज़रूर देखिएगा। तो बस ये आज इतना ये ख़त्म हुआ। यदि आपको यहाँ तक वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, 91 से पढ़ेंगे। पहले मैं 91 आपको समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपका सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन आंसर ज़रूर सॉल्व करिए और बार बार सॉल्व करिए। कम पढ़िए मगर बार बार पढ़िए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।